हेलो, मैं पूजा पटेल। वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपीएससी ज्ञानदायिनी। मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आंध्र सातवाहन वंश। एंशिएंट हिस्ट्री में आंध्र सातवाहन वंश आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। आंध्र सातवाहन वंश है ना, आंध्र सातवाहन वंश। ये जो इस हमने अलग अलग लिखा है, आंध्र अलग लिखा है और सातवाहन अलग लिखा है। ये क्यों लिखा है हमने अलग अलग क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि जो आंध्र है ये पुराणों में इस वंश का नाम जो है आंध्र है। पुराणों में इस वंश का उल्लेख किस नाम से है? तो आंध्र नाम से है। और अभिलेखों में इस वंश का नाम किस नाम से है? तो सातवाहन है ना। अभिलेखों में इस वंश का वर्णन किस नाम से है? तो सातवाहन नाम से है। और पुराणों में इस वंश का नाम किस नाम से है? तो आंध्र नाम से है। तो यही मिला के आंध्र सातवाहन वंश बना। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग इसके बारे में। हम लोग बात करते हैं इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो इसका जो टाइम पीरियड है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो जो इसका टाइम पीरियड है 30 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक 250 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। कब से लेकर 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। और ये कौन सा वंश है? तो ये आंध्र सातवाहन वंश है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं इसके संस्थापक का क्या नाम है। इसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक। आप लोगों को दिख रहा है ये कलर? जी बिल्कुल, सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और ये जो सिमुक है तो इसे कहां पर इसकी स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना सिमुक ने प्रतिष्ठान पुराने टाइम में इसको क्या कहा जाता था? प्राचीन टाइम में प्रतिष्ठान बोला जाता था। और अब क्या बोला जाता है वर्तमान में? तो वर्तमान में महाराष्ट्र बोला जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठान को वर्तमान में महाराष्ट्र बोला जाता है और प्राचीन में इसको क्या बोला जाता था? प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान। तो आंध्र सातवाहन वंश जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 30 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। और कब तक था? तो ये 250 ईसा पूर्व तक था, है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी। इसका जो अगला शासक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था सातकर्णी प्रथम। ठीक है, क्या नाम था? सातकर्णी प्रथम। ठीक है, जो सिमुक के बाद जो शासक हुआ उसका नाम है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम के बारे में बात कर ले तो इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजस्वी यज्ञ करवाया था। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितने? 2, है ना। और एक राजसूय
यज्ञ करवाया था इसने। ठीक है, आंध्र सातकर्णी प्रथम ने। अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? जब कोई प्रतापी, जब कोई चक्रवर्ती शासक यज्ञ करवाता है तो उसको क्या कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, है ना। जब कोई प्रतापी शासक यज्ञ करवाता है ना, तो उसको, जब सार्वभौम एक प्रतापी शासक, चक्रवर्ती शासक यज्ञ करवाता है तो उसको क्या कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। ये वैदिक काल में इसका वर्णन किया गया है। और राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं? राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं? तो राजसूय यज्ञ वो यज्ञ होता है जब कोई राजा चक्रवर्ती शासक बनने के लिए ये यज्ञ करता है तो उसको राजसूय यज्ञ कहते हैं। जब कोई राजा चक्रवर्ती शासक बनने के लिए यज्ञ करवाता है, यज्ञ किया जाता है ना। और ये चक्रवर्ती शासक यज्ञ करता है पूरे सार्वभौम अपनी सार्वभौम अपनी पताका लहराने के लिए ये चक्रवर्ती शासक एक यज्ञ करता है। उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, है ना, अश्वमेध। तो सातकर्णी प्रथम ने क्या करवाया? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। इसके काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है जिसका नाम है नागनिका का अभिलेख, है ना। क्या नाम है उसका? नागनिका का नानाघाट अभिलेख। नागनिका का नानाघाट अभिलेख। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अभिलेख में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दी गई थी। पहली बार ये भूमि अनुदान का अभिलेख है ना। भूदान का पहला अभिलेख है। ये पहला अभिलेख है जहां से भूमि दान के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। और किसको भूमि दान की गई थी? तो ब्राह्मणों को। किसको दी गई थी? तो ब्राह्मणों को दी गई थी। ब्राह्मणों को और किसको? ब्राह्मणों को दी गई थी और किसको दी गई थी? और बुद्धों को दी गई थी और बौद्धों को दी गई थी। ठीक है, ये नागनिका का नानाघाट अभिलेख जो है ये भूदान के लिए फेमस है। और किसको भूदान किया गया था? तो ब्राह्मणों को किया गया था और बौद्धों को किया गया था, है ना। ठीक है, ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि अनुदान में दी गई थी। इसका उल्लेख कहाँ पे है? ये नागनिका के नानाघाट अभिलेख में है। ये किस काल में स्थापित करवाया गया था? सातकर्णी प्रथम के काल में स्थापित करवाया गया था। अगला इस वंश का शासक जो है वो है हाल, है ना। इसके काल में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके काल की कुछ रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसने क्या किया? गाथा सप्तशती। इसको किस भाषा में इसने लिखा था? इसको इसने प्राकृत भाषा में लिखा था, है ना। गाथा सप्तशती की रचना की और इसको इसने किस भाषा में लिखा? तो प्राकृतिक भाषा में लिखा है। और इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर प्रेम कथाओं का वर्णन है। प्रेम कथाओं का वर्णन है। ठीक है, प्रेम कथाओं का वर्णन है। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। किस में? प्राकृत भाषा में की थी। और इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर प्रेम कथाओं का वर्णन है ना। आगे बात करते हैं सर्ववर्मन की। इसके शासन काल में सर्ववर्मन थे। सर्ववर्मन जो है एक महान संस्कृत व्याकरण के लेखक थे, है ना। सर्ववर्मन महान प्राकृतिक लेखक थे, महान संस्कृत के लेखक थे, संस्कृत व्याकरण के लेखक थे। इन्होंने कातंत्र
इन्होंने कातंत्र की रचना की है, कातंत्र की रचना की है। और ये क्या थे? तो ये महान संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण महान संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे, है ना। सर्ववर्मन, सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की थी और ये महान, इसके दरबार में महान संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे। ठीक है, अगले जो इसके दरबार में है, अगले जो इसके दरबार में है गुणाढ्य, गुणाढ्य गुणाढ्य, है ना। इन्होंने किसकी रचना की है? गुणाढ्य ने, गुणाढ्य ने किसकी रचना की है? तो गुणाढ्य ने बृहत कोश कथा, बृहत कोश कथा, बृहत कोश कथा की रचना किसने की है? गुणाढ्य ने की है ना। तो हाल किस वंश का शासक था? आंध्र सातवाहन वंश का शासक था। इसके काल में कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, लेकिन रचनाएं इसकी बहुत पूछी जाती हैं। तो गाथा सप्तशती नामक एक रचना है, इसको इसने प्राकृतिक भाषा में लिखा है और इसके अंदर किसका वर्णन है? प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। किसके अंदर? गाथा सप्तशती के अंदर। ठीक है, अगली जो रचना है वो सर्ववर्मन ने किया है। ये बहुत बड़े विद्वान थे, किसके दरबार के? हाल के दरबार के बहुत बड़े विद्वान थे सर्ववर्मन। इन्होंने कातंत्र की रचना की है। किसकी? कातंत्र की रचना की। और ये क्या थे? महान संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे, है ना। महान संस्कृत व्याकरण के विद्वान कौन थे? सर्ववर्मन। अगले हैं गुणाढ्य, इन्होंने बृहत कोश कथा की रचना की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट तीनों ही रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। तो सातकर्णी प्रथम, है ना। आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। अभी हम लोगों ने सातकर्णी प्रथम के बारे में बात की है, फिर हाल के बारे में बात की है। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके बारे में क्या है कि इसकी ये एक महान प्रतापी शासक था। किस वंश का? आंध्र शासक, आंध्र सात वंश का ये सबसे ज्यादा क्या था? सबसे ज्यादा प्रतापी महान शासक था, है ना। कौन था? महान शासक था। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसकी माता का क्या नाम था? इसकी माता का नाम था बलश्री। इसकी माता का नाम था बलश्री। और इसके काल में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसके काल में कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसके काल में नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किसके काल में प्राप्त हुआ है? तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी के काल में प्राप्त हुआ है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के काल में प्राप्त हुआ है। और इस नासिक अभिलेख में क्या इंपॉर्टेंट है? इस नासिक अभिलेख में इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया है? एका ब्राह्मण कहा गया है, या फिर क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? नासिक अभिलेख में इसको क्या कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया है, और क्या कहा गया है? तो और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नासिक अभिलेख आप कहा जाएगा तो कहाँ, किसके काल में हुआ था? गौतमी पुत्र सातकर्णी के। ठीक है, अगले इसके दो शासक हैं। अगले इसके दो शासक कौन है? शिवसी सातकर्णी,
है ना, शिव श्री सातकर्णी, है ना। और कौन से, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनके शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ, बस आप लोग इनका ऐसे ही नाम सुन लीजिए, बाकी इनके बारे में पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाता। अगला जो शासक है, अगला जो शासक है, इस वंश का जो अगला शासक है उसको हम लोग बोलते हैं यज्ञश्री सातकर्णी, है ना। यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी में क्या हुआ था, यज्ञश्री सातकर्णी के काल में यहाँ जो सिक्के प्राप्त किए गए थे, यहाँ के जो सिक्के प्राप्त हुए थे इस काल के, यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के प्राप्त किए गए थे उनमें किनका साक्ष्य मिलता है, उनमें जलयानों का प्रतीक मिलता है। किसका, जलयानों का क्या मिलता है, प्रतीक मिलता है ना, जलयानों का प्रतीक मिलता है, साक्ष्य मिलता है या फिर प्रतीक मिलता है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये जलयान या फिर समुद्री व्यापार यात्रा की, समुद्री व्यापार या समुद्री यात्रा का बहुत ही शौकीन था, है ना, बहुत ही शौकीन था। इसके काल से ये पता चलता है। और इसी के काल में क्या हुआ था, आंध्र सातवाहन वंश का पतन हो गया था, और आंध्र सातवाहन वंश का पतन हो गया था। और किसने इसकी जगह पे जो है अपना आधिपत्य किया, तो इक्ष्वाकु, इक्ष्वाक वंश, इक्ष्वाक वंश और अभीर वंश, अभीर वंश, है ना। अभीर वंश ने यज्ञश्री सातकर्णी के काल में आंध्र सातवाहन वंश का पतन हो गया, और किसने जो है आधिपत्य किया, तो इक्ष्वाक वंश और अभीर वंश, इन्होंने इस वंश के बाद इनके राज्य में आधिपत्य किया, है ना, आधिपत्य किया। और इक्ष्वाक वंश के बारे में, ये इनके सामंत थे, किसके, आंध्र सातवाहन वंश के क्या थे, ये सामंत थे, सामंत थे, है ना। बाद में क्या हुआ, ये खुद ही उसके मालिक बन गया, यानी कि राजा बन गया आधिपत्य करके, है ना। तो चलिए हम लोग इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात जान लेते हैं। अब जान लेते हैं, हम लोग ये बात करेंगे कि आंध्र सातवाहन वंश की संस्कृति का केंद्र कहाँ कहाँ था। आंध्र सातवाहन वंश की संस्कृति का केंद्र जो है वो प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान यानी कि वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अगला कौन सा है, अगला है गोवर्धन, गोवर्धन, गोवर्धन को वर्तमान में क्या बोला जाता है, नासिक, है ना, नासिक। गोवर्धन को वर्तमान में अब क्या बोला जाता है, तो गोवर्धन को वर्तमान में नासिक बोला जाता है। और जो अगला केंद्र था वो था वैजयंती, जिसे हम लोग उत्तरी कनारा कहते हैं। प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, प्राचीन नाम आपको इसलिए याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में। यही तो एक खासियत है एंशिएंट हिस्ट्री की कि जो पुराने टाइम में हम लोग जिस नाम से जिस स्थान को जानते हैं उनका नाम चेंज करके जो वर्तमान में हुआ है वो नाम पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जानना और इनको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र को बोला जाता था, गोवर्धन उस टाइम पे नासिक, जो वर्तमान में अब नासिक है, और वैजयंती, वैजयंती को अब वर्तमान में उत्तरी कनारा बोला जाता है, और प्राचीन टाइम में क्या बोला जाता था, वैजयंती बोला जाता था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आंध्र सातवाहन वंश की संस्कृति थी, ठीक है, संस्कृति थी, यहीं पे उनका आधिपत्य था, यहीं पे उनका क्या था, आधिपत्य था, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अभीर वंश और इक्ष्वाक वंश, जो छोटे छोटे राज्य आए और आंध्र सातवाहन वंश की सीमा पे, आंध्र सातवाहन वंश की राज्य पे स्थापना की उन्होंने, उनको जब वो आंध्र सातवंश पतन हो गया, ठीक है, अधिकार किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभीर वंश की। अभीर वंश, अभीर वंश
ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में इनको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिटेल में पूछे नहीं जाते, लेकिन एक तरफ वंश और एक तरफ क्या दे दिया जाता है, एक तरफ वंश दे दिया जाता है और एक तरफ उनके शासक यानी कि संस्थापक के नाम दे दिए जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे। यही तो एक एंशिएंट हिस्ट्री की खासियत है, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करती है। अभीर वंश, ठीक है, अभीर वंश। इसका संस्थापक, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना नासिक में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है नासिक में हुई थी। कहाँ पे? इसकी स्थापना नासिक में हुई थी, नासिक में हुई थी। और इसके संस्थापक का क्या नाम था? अभीर वंश के ईश्वर सेन, ईश्वर सेन, ईश्वर सेन, है ना? क्या नाम था? ईश्वर सेन इसके संस्थापक का नाम था। ठीक है, संस्थापक। इसकी स्थापना नासिक, नासिक का क्षेत्र इन्होंने, नासिक का क्षेत्र इन्होंने आधिपत्य में ले लिया था अपने। ठीक है, आन सातवाहन वंश कहाँ कहाँ था? आन सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश और कहाँ था? महाराष्ट्र में था। तो महाराष्ट्र में नासिक आता है ना, महाराष्ट्र में ही नासिक है आपका। तो इन्होंने नासिक को अपना केंद्र बनाया था उस टाइम पे। ठीक है, अभीर वंश ने नासिक को अपना केंद्र बनाया था। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने कलचुरी चेदी संवत की शुरुआत भी की थी। कलचुर चेरी संवत की शुरुआत किसने की थी? तो वो अभीरों ने की थी। ठीक है, अभीरों ने क्या की थी? कलचुर चेद वंश की शुरुआत की थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इक्ष्वाक वंश की, है ना? इक्ष्वाक वंश की। इक्ष्वाक वंश, ठीक, इक्ष्वाक वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? इक्ष्वाक वंश की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुई थी? तो इक्ष्वाक वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। और अभीरों ने अपने राज्य का केंद्र कहाँ बनाया था? नासिक, यानी कि महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। और इक्ष्वाकुओं ने कहाँ पे अपने वंश की नींव रखी थी? तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी स्थापना की थी, है ना? अपने राज्य का केंद्र बनाया था। इसके संस्थापक का नाम है शांतमूल। शांतमूल। आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठा के देख लीजिए प्राचीन इतिहास का, तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। शांतमूल, इसने क्या करवाया था? इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, कितना? एक ही इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो इक्ष्वाक वंश ने अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो वो आंध्र प्रदेश में अपना राज्य की स्थापना की। और इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक शांतमूल था, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो एक ही इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, एक अगला वंश है जो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जाती एग्जाम में, बिल्कुल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। उसका नाम ही क्या है? उसका नाम है चुटुसातकर्णी वंश। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी प्रश्न नहीं आता है, तो आप लोग क्यों बेवजह टाइम वेस्ट करेंगे। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है उसको हम लोग बोलते हैं कलिंग का चेदी वंश, है ना? कौन सा? कलिंग का कलिंग का चेदी वंश। ठीक है, कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना संस्थापक कौन से थे? तो इसके संस्थापक थे महामेध वाहन, है ना? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो महामेध वाहन जी थे। संस्थापक महामेध वाहन जी थे। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था तो वो है खारवेल। खारवेल, खारवेल था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, है ना? प्रतापी यानी कि प्रसिद्ध शासक, सबसे इंपॉर्टेंट
है ना, खारवेल, खारवेल था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, खारवेल था। इसके काल में एक अभिलेख का वर्णन किया गया है जो बहुत ही आप लोग नाम सुनेंगे, पॉपुलर है, वो है हाथी गुफा अभिलेख, है ना। कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख की स्थापना किसने की थी? तो वो खारवेल है। खारवेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। खारवेल ये एक बहुत ही प्रतापी शासक था। इसको संगीत बहुत पसंद था, है ना। ये बहुत ही विद्वान भी था। इसको संगीत भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख के बारे में, बहुत ही डिटेल से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस नहरों का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? तो वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? नहरों का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है? तो वो आपको हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और किस नहर का उल्लेख मिला है? तो यहाँ पे जो नंदवंश का जो संस्थापक था, नंदवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद, है ना। नंदवंश का जो संस्थापक महापद्म नंद था, तो उसने क्या किया था? कलिंग में जाके क्या करवाया था? नहरों की खुदाई करवाई थी, नहर बनवाई थी उसने। कहाँ पे? कलिंग में जाके, ठीक है। तो उसी नहर का साक्ष्य, उसी नहर का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में आपको मिलता है, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे और किन किन चीजों का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे जैन को भूदान का अभिलेख मिलता है। जैनियों को भूदान, यानी कि जैन धर्म जो साधु संत है उनको भूदान का अभिलेख, उनको भूमि दान देने का जो साक्ष्य मिलता है, तो वो आपका हाथी गुफा अभिलेख में ही मिलता है। और ब्राह्मण और बौद्धों को जो है भूमि अनुदान देने का साक्ष्य कौन सा है? तो वो नागनिका का नाना घाट अभिलेख है। और जैनियों को भूदान देने का अभिलेख कौन सा है? तो वो जो है हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख किसके शासन काल में हुआ था? तो वो खारवेल, है ना। खारवेल किस वंश का शासक है? कलिंग के चेदी वंश का शासक है ना, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दक्षिण के राज्य चोल, चेर और पांड्य शासक के बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? उल्लेख कहाँ पे है? तो वो हाथी गुफा अभिलेख में। दक्षिण के राज्यों का अभिलेख कहाँ है? तो वो यहीं पे मिलता है ना। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वाकाटक वंश। आगे हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे? तो वो है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, ये सब बहुत ही छोटे छोटे वंश है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन होती है इनमें। जब एग्जाम में आ जाते हैं ना तो चकरा जाता है सर, जिसको बहुत ही क्लियर ना हो। तो आप लोग प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए, वाकाटक वंश ये एक ब्राह्मण वंश था। क्या था? एक ब्राह्मण वंश था। ये एक ब्राह्मण वंश था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। किसकी? इसकी स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति ने की थी संस्थापक थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना नागपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? नंदिवर्धन के नाम से नागपुर को जाना जाता था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे, है ना। विंध्य शक्ति थे। ये एक ब्राह्मण वंश था। इसके दो और राजा हुए हैं। तो जो एक राजा था प्रवरसेन,
प्रवरसेन, इसने क्या किया, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, ये जो प्रवरसेन था इसी वंश का शासक था अगला, तो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और एक जो अन्य शासक था वो था रुद्रसेन द्वितीय, एक जो अन्य शासक था रुद्रसेन द्वितीय, जो अगला शासक था वो कौन था, तो वो था रुद्रसेन द्वितीय। इसने किस वंश की, इसने क्या किया था, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसने एक पुस्तक लिखी थी, वो है सेतु बंधु। उस पुस्तक का क्या नाम है, सेतु बंधु। किस भाषा में लिखी थी, तो इसने प्राकृत भाषा में लिखी थी, है ना, प्राकृत भाषा में सेतु बंधु नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो सेतु बंधु नामक पुस्तक जो है रुद्रसेन द्वितीय ने लिखी थी। प्रवरसेन ने क्या किया था, प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और वाकाटक वंश कैसा था, तो ये ब्राह्मण वंश था। इसके संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति थे। कहाँ स्थापना की थी, तो नागपुर में की थी। नागपुर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, तो वो नंदिवर्धन के नाम से जाना जाता है। इसका अगला शासक था प्रवरसेन, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उसके बाद जो शासक हुआ रुद्रसेन द्वितीय, इसने क्या किया, इसने जो है सेतु बंधु नामक पुस्तक की रचना की, और वो किस भाषा में की, तो वो प्राकृत भाषा में की थी। ठीक है, प्राकृत भाषा में की थी। चलिए, आज का टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। तो आपका आंध्र सातवाहन वंश और जो और अन्य छोटे छोटे राजवंश थे जो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके सारे छोटे छोटे वंश भी खत्म हो गए हैं आज। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। आपको जैसी भी लगे आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं कल।